आज का जो लेक्चर होगा वो आर्टिकल 29 और 30 एंड आर्टिकल 32, इन तीन आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और उसके बाद में हमारा फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कल्चरल राइट एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल, ये माइनॉरिटी के लिए राइट्स दिए गए हैं। मैं एक सेकेंड, ठीक है, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 क्या क्या, देखिए, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 29 के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 29 ये कहता है कि देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 29 है ये कोई माइनॉरिटी के लिए ही अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले, चलो पढ़ लेते हैं कि भाई आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि देश के अंदर एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, उनको पूरा हक है देश के हर एक सिटीजन को, मतलब कोई सेक्शन है सिटीजन का, जैसे मान लो सिटीजन का सेक्शन होने का मतलब मान लो कि कोई लैंग्वेज है बंगाली, तो बंगाली बोलने वाले इंडिया के अंदर जो लोग होंगे उनको बोलेंगे एनी सेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, तो सिटीजन का एक सेक्शन पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, या फिर कोई स्क्रिप्ट है, या फिर कोई पर्टिकुलर मतलब ये जो सेक्शन है ये कोई, इनका कोई पर्टिकुलर क्या हो सकता है, स्क्रिप्ट भी हो सकती है। भाई अगर आप लैंग्वेज होगी तो उसकी स्क्रिप्ट भी होगी, और इनका कोई पर्टिकुलर कल्चर भी होगा। तो इनको इस सेक्शन को, जैसे मैंने पीछे बताया, इस पूरे सेक्शन को पूरा राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को बचा कर रखे। जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो लैंग्वेज को बचाए, और जो स्क्रिप्ट है उस लैंग्वेज की, उस स्क्रिप्ट को बचाए, और जो कल्चर है उस पूरे कल्चर को प्रिजर्व करके रखे। जैसे मान लो कोई हमारा जो देश है एक डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर 5 करोड़ लोग ऐसे इंडिया के अंदर, कि उनका कोई कल्चर है और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं और उनका कोई एक कल्चर है, तो वो अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने जो कल्चर है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को भी पूरी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो केवल माइनॉरिटी के लिए अवेलेबल नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, चाहे वो माइनॉरिटी हो या ना हो, सबके लिए अवेलेबल है। अब इसका आर्टिकल 29 का दूसरा सेक्शन ये कहता है कि जब भी, मतलब ये जो है, किसी भी सिटीजन को, अगर आप मान लो कोई सिटीजन किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, या किसी रेस से, या कास्ट से, या लैंग्वेज से, तो सरकार जो है उसको एडमिशन देने के लिए वो मना नहीं करेगी, ठीक है। अगर उसको एडमिशन देना है तो उसको सरकार मना नहीं करेगी। तो जैसे सरकारी स्कूल होगा, सरकारी स्कूलों में आपको मना नहीं करेगा कोई, आपकी भाई आप मुस्लिम हो तो इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, या आपको इस रेस से बिलोंग करते हो, या कास्ट क्या है आपकी, या लैंग्वेज क्या है, आप बंगाली बोलते हो, आसमी बोलते हो, तो आपको इन लैंग्वेज के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट को, उन आपको मना कर दिया जाए। तो जो है आपको पूरी उसमें इन रिलीजन, एक तो रिलीजन, रेस और कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आज जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 29 जो है केवल माइनॉरिटी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सभी के लिए अवेलेबल है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन के अंदर कोई माइनॉरिटी नहीं आती, सारे सिटीजन आते हैं। तो आर्टिकल 29 का, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बनता है क्या ये राइट, इस पर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। देखिए, सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, इसका मतलब हो गया ये एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट राइट है। सरकार मतलब पूरी तरह से ये अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि भाई चलो थोड़ा सा अवेलेबल कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं है। अब आर्टिकल आता है 30। देखिए, आर्टिकल 30 का कहता है कि ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, देखिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का मतलब, एक तो आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दो टाइप की माइनॉरिटी के बारे में बात करी है यहाँ पर, ठीक है। जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 के अंदर दो टाइप की माइनॉरिटी के बारे में बात करी है। माइनॉरिटी एक्ट के अंदर अगर आपने पढ़ा हो उसको, तो 5 माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है। उसमें हिंदू के बारे में बात नहीं किया गया, हिंदुइज्म के बारे में। अब देखो
राइट टू माइनॉरिटी, अब ये इसके कुछ थोड़े थोड़े पार्ट हैं। तो एक तो ये पार्ट है कि जो माइनॉरिटी होती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं, ठीक है। और उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो पूरे हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं जो जैसे कि डेडिकेटेड फॉर द मुस्लिमों के लिए डेडिकेटेड, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे रन कराएंगे, कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो उनको पूरा अधिकार है। दूसरा पार्ट इसका आर्टिकल का ये कहता है कि सरकार जो है जब भी ग्रांट देनी होगी माइनॉरिटी को, जब भी ग्रांट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो सरकार मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देनी है तो सरकार उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करिए। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 29, सॉरी आर्टिकल 30 एंड 29 ये करते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिकल 29 और 30 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अब देखिए जितने हमारे पास राइट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं, ऐसा नहीं है कि किताब में लिख दिया साहब और हो गया इम्प्लीमेंट। देखिए इनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। आज हमारे आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, और उसके अंदर कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी भेदभाव होता है। तो अभी पूरी तरह से इसको मतलब सरकारें कहीं ना कहीं फेल रही हैं, या सरकारों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 ये है कि अगर आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको तो जो सुप्रीम कोर्ट उसका इलाज करेगा। तो आर्टिकल 32 किसके बारे में, राइट टू रेमेडीज़, राइट टू रेमेडीज़ के बारे में बात करता है। किसकी रेमेडीज़, भाई अगर आपके जो वायलेशन हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो एक कोई सिटीजन जिसके भी फंडामेंटल राइट वायलेट्स हुए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है साहब देखो हमारे साथ ऐसे ही गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको बात को संज्ञान में लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी इशू कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है उनको कि जिसने भी उसके फंडामेंटल राइट सरकार ने करे होंगे सरकार को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट होंगे तो या किसी म्यूनसिपैलिटी ने वायलेट करे होंगे या किसी प्राइवेट सिटीजन ने करे होंगे, सॉरी प्राइवेट पार्टी ने करे होंगे, तो उनके खिलाफ सरकार ऑर्डर देगा, डायरेक्शन दे सकता है, उनको रिट्स भी जारी कर सकता है। अब रिट्स के बारे में ही जानना है क्योंकि रिट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये जो रिट्स हैं, रिट्स क्या होती है, एक टाइप का मतलब ये भी एक ऑर्डर है, ये भी एक ऑर्डर है। आप यही सोचो कि ये एक ऑर्डर है, अभी आपको लॉ तो करना नहीं है, इसलिए आप बस सिंपल सा समझ लो, क्योंकि ये थोड़ी सी ये जो है इंग्लिश लॉ से ली गई है, इंग्लिश लॉ से ली गई है। तो पहली क्या रिट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस दूसरी है, तीसरी है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्ट्यूराई, और फिफ्थ है क्यू वारंटो। इसके नाम आप अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, बस आपको ये रिट्स आ जानी चाहिए कि भाई कौन सी, थोड़ी थोड़ी तो आ जानी चाहिए कि भाई ये जो है सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 कौन कौन सी रिट्स जारी कर सकता है। तो पहली रिट्स आती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, क्या मतलब हुआ, देखिए मान लो कि अभी मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुआ है, जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पर मतलब ये हो सकता है कि भाई किसी पुलिस ने 5 मैन को अरेस्ट कर लिया हो विदाउट, बिना किसी उसके, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एक पर्सन ना, प्राइवेट पर्सन है कोई, मतलब कि सिटीजन ही इंडिया का, और उसने एक दूसरे सिटीजन को डिटेन कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है अगर पुलिस ने किया है उसको, कोई लॉ ब्रेक नहीं कराया इन्होंने, बस पुलिस ने अपनी मर्जी से कर लिया है। तो ये क्या काम करें, इनके फैमिली मेम्बर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको हैबियस ऑर्डर देगा, डायरेक्शन देगा। उसने मान लो ये हैबियस कॉर्पस जारी कर दिया, तो फिर इनसे बोला जाएगा कि भाई जिस पर्सन को, पुलिस वालों से बोला जाएगा या इस प्राइवेट पर्सन से, भाई जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है उनको हमारे सामने रिप्रेजेंट करो, हमको दिखाओ वो जिंदा हैं या मतलब कैसे हैं वो, यहाँ दिखाओ। तो फिर पुलिस और या ये प्राइवेट पर्सन है, इसको जो है जो डिटेन इन्होंने किए गए थे इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि साहब देखो ये हमने, फिर सुप्रीम कोर्ट उस बात को संज्ञान में लेगा कि भाई इन्होंने क्यों इसको, और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा उनको। तो ये क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है। ये देखिए प्राइवेट सिटीजन के जो सिटीजन प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कंपनी या उनके खिलाफ भी ये जारी किया जाता है, कोर्ट के द्वारा किया जाएगा एक पर्सन को हु डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। नेक्स्ट रिट्स आती है मैंडेमस। देखिए मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड,
कौन कमांड देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कमांड देता है। देखिए अंडर आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं होते 32 हम पढ़ रहे हैं, तो 32 के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट ही कमांड देता है। एक आर्टिकल है 226, तो इसके अंदर हाई कोर्ट कमांड देता है, वो अलग बात है। इनका डिफरेंस जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मैं वहाँ पर जब भी क्वेश्चन आएंगे, आंसर राइटिंग आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। अब तो सुप्रीम कोर्ट जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? ये इसके अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है कि भाई ऑर्डर किस बात का दिया जाता है? ऑर्डर इस बात का दिया जाता है कि मान लो कोई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है और उसके अंदर बैठे हुए जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको मैंडेमस जारी करेगा। और कोई मतलब ये ऑफिस ऐसा है कि इससे जो है सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनको मैंडेमस जारी करेगा और वो कहेगा भाई हम तुमको कमांड दे रहे हैं, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम काम करो, काम पर लग जाओ अपने, ठीक है, तुम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो अपनी ड्यूटी, क्यों तुम फेल हो रहे हो अपनी ड्यूटी करने में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? पब्लिक ऑफिस के खिलाफ ये किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं दे सकता। जैसे मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके एम्प्लॉय छुट्टी कर दी उन्होंने, फिर वो आ नहीं रहे ऑफिस, तो उस कंपनी का काम ठप हो गया, तो फिर आप कहोगे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो भैया ये प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं करता, ये तो सरकारी कोई जो भी ऑफिस होगा उसके खिलाफ करेगा ये। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसमें प्रोहिबिट करता है। किसको प्रोहिबिट? इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, मना करना, भाई मत करो मत करो। ये क्यों मना करता है? देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए प्रोहिबिशन में क्या काम करता है? एक हायर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट होता है या लोअर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, उनको उनको मना करेगा। भाई जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है और कोई यहाँ पर ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल आपको बताया, मतलब ये बस आप समझ लो कि ये एक टाइप के छोटे से कोर्ट होते हैं। ट्रिब्यूनल के बारे में आप बस ये सोच लो। हाँ, तो इस ट्रिब्यूनल, मान लो इस ट्रिब्यूनल, ये कोई ट्रिब्यूनल जजमेंट सुन रहा है कोई किसी चीज़ से रिलेटेड। तो मान लो मैं ऐसा लेता हूँ ABCD, ये ABC 3 आइटम्स जो है ट्रिब्यूनल के अंदर आते हैं। मतलब ट्रिब्यूनल, ये जो कोर्ट है, ये जो है इन 3 आइटम पर अगर कोई भी कुछ होता है तो आप इनके पास जा सकते हो ट्रिब्यूनल वाले, और ये इस पर अपना जजमेंट देगा। लेकिन अगर आर्टिकल D है, वो कोई एक मैटर है डी को लेकर अगर आप इस ट्रिब्यूनल में जाते हो और फिर ये ट्रिब्यूनल इस पर जजमेंट दे देता है, तो कोई एजेंसी, कोई भी हो सकती, प्राइवेट एजेंसी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से बोलेगी भैया देखो ये जो है ट्रिब्यूनल ना, इसने डी मैटर पर जजमेंट दे दिया अपनी, जबकि ये इसकी जुरिडिक्शन में ही नहीं आता है, तो इसने ऐसे कैसे दे दिया जजमेंट ये। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसको मना करेगा, भाई अगर तुमने इस पर जजमेंट दे दी तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मना करता है इसको, ट्रिब्यूनल को, भाई आप जो है डी मैटर तेरे दायरे में नहीं आता है, तुम जो है इस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकते हो। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो एक हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को मना करता है, ना भैया तुम मत करो, तुम्हारी जुरिडिक्शन में ये मैटर नहीं आता है। तो हमने प्रोहिबिशन देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हो गया सर्टेन राइट। देखिए सर्टेन राइट के अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। देखिए सर्टेन राइट का मतलब ये होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होगा? इसमें भी यही होता है जो पीछे होता है कि एक हायर कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये बोलेगा। देखिए पीछे वाले में क्या था? पीछे वाले में ये था ABCD, ये 4 मैटर थे। मैं यहाँ पर फिर से बनाता हूँ। मान लो इधर सुप्रीम कोर्ट है और इधर ट्रिब्यूनल खुला हुआ है, ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल ABCD 4, ये 3 आइटम 1 2 3 ABCD आइटम तो आते हैं इस ट्रिब्यूनल के अंदर, और D आइटम जो इस ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं आता। मतलब D आइटम पर ट्रिब्यूनल कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। तो अगर मान लो D आइटम पर ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दे दी है तो सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्ट करेगा किस रिट के अंदर? प्रोहिबिशन के अंदर, कि भाई तुम्हारे अंदर ये D आइटम पर तुम आप ये दे रहे हो, इस पर जजमेंट दे रहे हो, जबकि ये तुम्हारे अंदर आता ही नहीं है। लेकिन अगर ABC, ये तो ABC तो मैटर ट्रिब्यूनल के अंदर आता है, तो ट्रिब्यूनल जब इस पर जजमेंट देगा तो हो सकता है कि ट्रिब्यूनल गलत जजमेंट दे दे, ये भी हो सकता है। मतलब या फिर उसकी जो जजमेंट में कोई एरर हो,
तो फिर कोई पार्टी जो है, पार्टी जो कोई भी पार्टी होगी है, वो पार्टी जो है जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से बोलेगी देखो साहब ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल ने ABC पर जजमेंट दिया था और इनका जजमेंट गलत है। ठीक है, तो मतलब इनके जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दे दिया था, इनके जजमेंट में कोई गलती है, कोई एरर है। ठीक है, तो मतलब इनको ठीक से काम करना नहीं आ रहा, तो वो ये इसके जजमेंट को यहाँ चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सर्टिव राइट, सुप्रीम कोर्ट सर्टिव राइट जारी करेगा, भैया ये मैटर को हमारे पास भेजो, ये मामला हमारे पास भेजो। ठीक है, इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ टू कैच द ऑर्डर ऑफ द लेटर। ठीक है, ये मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एक्सेस जुरिडिक्शन, मतलब अपनी जुरिडिक्शन से बाहर दे दिया, या लैक ऑफ द जुरिडिक्शन, या जुरिडिक्शन में एरर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट अथॉरिटी और वारंटी। भैया किसकी वारंटी से बैठे हुए हो आप यहाँ पर? मतलब देखिए मान लो कोई ऑफिस है, कैसा ऑफिस है? पब्लिक ऑफिस है। ये हम ले लेते हैं यहाँ पर पब्लिक ऑफिस है। अब इस पर्सन, ये एक पर्सन है यहाँ पर ए। अब ये जो ए पर्सन है, इस ए पर्सन का मान लो रिटायरमेंट हो जाए, ये पर्सन इस ऑफिस को खाली नहीं कर रहा है, मतलब कह रहा है कि भाई नहीं नहीं मैं ही रहूंगा। तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको क्यू वारंटो इससे पूछेगा भाई किस अधिकार से तुम इस ऑफिस में बैठे हो। तो कब किया जाता है ये क्यू वारंटो? क्यू वारंटो जब कभी कोई पब्लिक ऑफिस के अंदर कोई पर्सन ऑफिस ना छोड़ रहा हो, पब्लिक ऑफिस को छोड़ ना रहा हो, बार बार उस पर क्लेम कर रहा हो कि भाई मैं इसी ऑफिस में रहूँगा, तो बार बार मतलब वो इसको इलीगली जो है हथियाना चाहता हो, तो फिर जब उसके लिए क्यू वारंटो यूज़ किया जाता है। देखो इनकी ये कोई मैं तो यहाँ पर बस मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया स्टेट PCS के अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये क्यू वारंटो और सर्टिव राइट, ये जो 5 रिट्स हैं ये बहुत बड़ी रिट्स हैं, ये छोटी मोटी रिट्स नहीं है। इसको अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो तो तब तो आपको डिटेल्स में इनको पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा फंडामेंटल राइट्स पूरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, और इसके चैप्टर जो होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन थे। और इसके क्वेश्चन में मतलब जो लेक्चर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का, वो उसमें आर्टिकल्स रटने पड़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि ये आर्टिकल्स जो है किससे रिलेट करता है, या फंडामेंटल राइट है, तो इसमें यहाँ पर आर्टिकल्स रटने पड़ते हैं। वैसे आर्टिकल तो यहाँ भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा इन आर्टिकल्स के बारे में, जब तक आपको पता ही नहीं होगा भाई ये आर्टिकल 30-32 किससे रिलेट करता है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। और पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स। मैंने इतना बड़ा लेक्चर बनाया है, इनको पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, 9 पार्ट्स में मैंने 10 पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है। तो उसका एक रीज़न यही था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।